Good morning, dear student. Today we are going to start the first chapter of this book, Civics book, Social and Political Life. The first chapter of this book is the Indian Constitution. Let's start reading this chapter. In this chapter, we are going to begin with the football, a game many of you have probably heard of और इवन प्लेड। यहाँ इस चैप्टर को समझाने के लिए पहले आपको बेटा फुटबॉल का एग्जांपल दे रखा है कि जो फुटबॉल है उसके मैच में जो भी फुटबॉल प्ले करते हैं उनको कौन कौन से रूल्स को फॉलो किया जाता है। मैं बेसिकली आपको पहले ही बता दूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग होता है रूल्स। जो भी हमारी कंट्री में रूल बनाए गए हैं उन रूल्स को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। डेमोक्रेसी के लिए जो भी रूल्स बनाए गए हैं, जो भी राइट्स हैं, जो भी ड्यूटीज़ हैं, ऑल शुड बी इंक्लूडेड इन दिस रूल्स एंड दिस रूल्स आर आल्सो नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशंस। यहाँ पहले फुटबॉल के बारे में बता रखा है, सभी ने सुन रखा है फुटबॉल के बारे में। एज द नेम सजेस्ट दिस इज़ अ गेम दैट इन्वॉल्व द प्लेयर फीट। हमें पता है इस गेम में किसी भी प्लेयर के फीट इन्वॉल्व होते हैं, मतलब फीट से ये गेम खेली जाती है। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ फुटबॉल, इफ़ द बॉल टचेज द आर्म ऑफ एनी प्लेयर देन दिस इज़ कंसीडर एज अ फाउल। अगर इस गेम में ये रूल होता है कि अगर कोई भी जो भी बॉल है किसी की आर्म को टच करेगी तो एक फाउल हो जाएगा। सो इफ़ प्लेयर स्टार्ट होल्डिंग द फुटबॉल इन देयर हैंड एंड पासिंग इट अराउंड देन देयर आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल एनी मोर। अगर हैंड यूज़ करेंगे और हैंड से बॉल को पास करेंगे तो इसका ये मतलब नहीं है, तो ये फुटबॉल गेम होगा ही नहीं। सिमिलरली अदर गेम्स सच एज हॉकी और क्रिकेट आल्सो हैव रूल्स अकॉर्डिंग टू विच दे आर प्लेड। इसी तरह दूसरे जो गेम्स हैं, हॉकी है, क्रिकेट है, उनमें भी रूल्स होते हैं। ईच ऑफ दीज रूल हेल्प डिफाइन द गेम एंड हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश वन गेम फ्रॉम अनदर। हर गेम के अलग अलग रूल होते हैं और हर गेम के रूल एक दूसरे को दूसरों से डिफ़र करते हैं। एज दीज आर द फंडामेंटल टू द गेम, और जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल मतलब मेन बेसिक गेम के। वी आल्सो कॉल देम द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल ऑफ द गेम। हम इन्हें ये भी कह सकते हैं कि गेम के बनाए गए रूल हैं। लाइक दिस गेम्स ए सोसाइटी आल्सो हैव कॉन्स्टिट्यूटेड रूल। इन गेम्स की बात हो गई, ये एग्जाम्पल देके आपको समझाया गया है। ऐसे इन गेम्स के अलावा भी हमारी सोसाइटी में भी कुछ रूल होते हैं। इट इज़ एंड डिफ्रेंशिएट फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ सोसाइटी। वो रूल हमें दूसरी सोसाइटी से डिफ़र करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। इन लार्ज सोसाइटी इन विच डिफरेंट कम्युनिटी ऑफ अ पीपल लिव टुगेदर। बड़ी बड़ी सोसाइटी होती हैं जिसमें अलग अलग कम्युनिटी के लोग मिलकर रहते हैं। दीज रूल आर फॉर्मुलेटेड थ्रू कंसेंसिस। जो भी रूल बनाए जाते हैं कंसेंसिस से, सहमति से बनाए जाते हैं। इन मॉडर्न कंट्रीज दिस कंसेंसिस इज यूजुअली अवेलेबल इन रिटन फॉर्म। आज की कंट्रीज़ में जो ये कंसेंसिस है, जो सहमति है, वो रिटन फॉर्म में अवेलेबल होती है। A written document in which we find our such rule is called constitution। अब ये constitution की definition निकल के आई है कि एक written document जहाँ पर rules लिखे गए हैं, जहाँ पर हमें rules देखने को मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं constitutions। Clear? This is the definition of constitutions। We have looked at the Indian constitutions in class 6। हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में पढ़ा था 6th एंड 7th में। इसी बुक में सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में, सिविक्स में ही। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन और बीइंग क्यूरियस अबाउट हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन गॉट रिटन और हु रोट इट। हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा, लेकिन कुछ एक बच्चों में जानने की इच्छा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे लिखा गया, किसने इसको लिखा, क्यों लिखा गया। ये सारी क्वेश्चंस को जानने की कई स्टूडेंट के मन में क्यूरियस है। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस बोथ दिस इश्यूज एंड आल्सो लुक एट द की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन है क्या और इसके डिफरेंट फीचर्स क्या है। ईच ऑफ दिस फीचर इज़ क्रूशियल टू द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया।
जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री में। इंडिया जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उनमें इन रूल्स को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। एंड सम ऑफ दीज विल बी फोकस ऑफ डिफरेंट चैप्टर इन दिस बुक। ठीक है, और इस बुक में हम अलग अलग तरह के रूल्स या अलग अलग तरह के कंसेप्ट पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशंस के रिगार्डिंग। वाई डज अ कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन? किसी भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? टुडे मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशंस। आज के टाइम में बहुत सारी कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। While all democratic countries are likely to have a constitutions, and it is not necessary that all countries that have a constitutions are democratic. This is the most important line. हर डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशंस ज़रूरी है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द ऑल कंट्री, और ये ज़रूरी नहीं है कि जिन कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है वो डेमोक्रेटिक कंट्री होगी। डेमोक्रेसी की सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यही है कॉन्स्टिट्यूशन। हर डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन होना ज़रूरी है, और ये नहीं है कि जिन कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है उन कंट्री में डेमोक्रेसी होगी। First, it lay out certain ideals that form the basis of the kind of country that we are citizen aspire to live in. जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कई पर्पज़ के लिए सर्व होता है। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कुछ एक आइडियल्स कि हमें हमारी कंट्री में किस ढंग से रहना होगा। और पुट अनदर वे, ए कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ अ सोसाइटी। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये बताता है कि जो सोसाइटी है उसके नेचर क्या है, फंडामेंटल बेसिक नेचर क्या है। एक कंट्री इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल। हमें पता है कोई भी देश अलग अलग कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल से बना हुआ है, अलग अलग ग्रुप से, अलग अलग नेचर के लोग वहाँ रहते हैं, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग रिलीजन्स के, हु शेयर सर्टेन बिलीफ बट मे नॉट नेसेसरली एग्री ऑन ऑल इश्यूज़। पीपल आपस में रहते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो एक दूसरे से एग्री हो किसी भी इशू पर। ए कॉन्स्टिट्यूशंस हेल्प सर्व एज अ सेट ऑफ रूल एंड प्रिंसिपल दैट ऑल पर्सन इन अ कंट्री कैन एग्री अपॉन एज द बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वांट द कंट्री टू बी गवर्न। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हेल्प करता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताता है, या कॉन्स्टिट्यूशन है वो रूल को सेट करता है, प्रिंसिपल को सेट करता है, जो सभी पर्सन्स को बताता है कि हमें इन रूल्स पर, हमें इन प्रिंसिपल पर एग्री होना चाहिए। ये हमारी कंट्री के लिए बेनिफिशियल है। दिस इंक्लूड नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट बट आल्सो एन एग्रीमेंट ऑफ सर्टेन आइडियल्स दैट दे ऑल बिलीव दैट अ कंट्री शुड अपहोल्ड। इसमें न केवल गवर्नमेंट का टाइप इंक्लूड होता है लेकिन कुछ एक आइडियल्स, कुछ एक रूल्स इसमें शामिल होते हैं जो ये बताते हैं कि कंट्री को कैसे चलाना है या कंट्री को आपस में मिलकर कैसे रहना है। जो ये पिक्चर है बेटा ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की है। वो असेंबली या वो लोगों का ग्रुप या कलेक्शंस ऑफ ग्रुप जो कॉन्स्टिट्यूशंस को मेक करने के लिए इकट्ठे हुए थे, और जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो इस असेंबली के हेड हैं और यहाँ सभी को एड्रेस कर रहे हैं और सभी अपने व्यू दे रहे हैं कि किस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है और क्या क्या चीज़ें ऐड नहीं करनी। Let us try to understand what we mean by this through two constructing situation in the recent history of Nepal. हम अब इसको और भी अच्छे तरीके से समझेंगे नेपाल के एग्जाम्पल से। ए कंट्री दैट बॉर्डर इंडिया और द नॉर्थ। हमें पता है ये कंट्री कहाँ पर है, नॉर्थ में है। अनटिल क्वाइट रिसेंटली नेपाल वाज अ मोनार्की। जो नेपाल है, नेपाल में पहले मोनार्की होती थी। द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल विच हैज़ बीन अडोप्टेड इन 1990 रिफ्लेक्टेड द फैक्ट दैट द फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग। वहाँ पर मोनार्की सिस्टम था लेकिन फिर भी वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बना और उस कॉन्स्टिट्यूशंस में ये लिख रखा था कि सारा का सारा जो पावर है वो किंग के पास होएगी, जो फाइनल अथॉरिटी है वो किंग के पास ही होएगी। द पीपल मूवमेंट्स इन नेपाल एंड फोर्ट फॉर सेवरल डिकेड टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। जो लोग थे नेपाल के उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी और डेमोक्रेसी के लिए, एंड इन 2006 दे फाइनली सक्सीड इन पुटिंग
एन एंड टू द पावर ऑफ किंग। 2006 में वो जो पावर ऑफ किंग है उनको एंड करने में सक्सेसफुल हो गए और वहाँ पर डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने में सक्सेसफुल हो गए। नाउ द पीपल हैव टू राइट ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब लोगों ने नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा टू एस्टैब्लिश नेपाल एज ए डेमोक्रेसी। किस वे से लिखा? जैसे कि डेमोक्रेसी आ गई थी नेपाल में तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस राइट किया। द रीज़न दैट दे डू नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशंस, वो पहले वाले कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहते थे, बिकॉज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द आइडियल्स ऑफ द कंट्री दैट दे वांट नेपाल टू बी एंड दे हैव फॉट फॉर। क्योंकि पहले वाला कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की पर बेस्ड था, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो नहीं चलना चाहते थे और उन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो हमारी कंट्री के मेन आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट करता था, मतलब उनकी कंट्री के, नेपाल के मेन आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट करता था। एज द गेम ऑफ फुटबॉल इन विच चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल विल चेंज द गेम ऑल टुगेदर। जैसे फुटबॉल में अगर कोई भी रूल चेंज हो जाता है तो वो गेम को चेंज कर देता है। नेपाल बाय मूविंग फ्रॉम मोनार्की टू अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, नेपाल में पहले मोनार्की था, मोनार्की से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई। इट नीड टू चेंज ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स इन ऑर्डर टू अशर अ न्यू सोसाइटी। तो जैसे ही मोनार्की से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई तो वहाँ पर उन रूल्स को चेंज करने की ज़रूरत पड़ी थी। दैट इज़ वाई द पीपल ऑफ नेपाल आर इन प्रोसेस ऑफ राइटिंग ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। इसलिए नेपाल के पीपल ने नया कॉन्स्टिट्यूशंस राइट किया। द कैप्शन अलोंगसाइड इलेबोरेट नेपाल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। जो ये पिक्चर है ये बता रही है कि नेपाल के लोगों ने कैसे डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल किया और एट लास्ट 2006 में उन्हें उनकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई, मोनार्की एंड हो गई। The second important purpose of constitution is to define the nature of country political system। जो कॉन्स्टिट्यूशन का सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्पज़ है उसमें ये डिफाइन किया जाता है कि जो कंट्री है उसका पॉलिटिकल सिस्टम कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, नेपाल अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट द कंट्री वाज बी रूल्ड बाय द किंग। जो नेपाल का पहला कॉन्स्टिट्यूशन था वो ये बताता था कि कंट्री कैसे किंग के अकॉर्डिंग चलती है एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द कंट्री दैट हैव अडॉप्टेड ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिसी। जैसे ही कंट्री ने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और फॉर्म अडॉप्ट कर ली, द कॉन्स्टिट्यूशन प्ले क्रूशियल रोल। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्रूशियल रोल प्ले करने लगा इन लेइंग आउट सर्टेन इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग विद दिस सोसाइटी, जिसमें सर्टेन गाइडलाइंस बताई गई थी कि सोसाइटी में किस तरह के कैसे डिसीजन लिए जाते हैं। इन ए डेमोक्रेसी वी चूज अवर लीडर्स सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अवर बिहाफ। डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने लीडर चूज़ करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, हमारे बिहाफ पे अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं। However, there is always the possibility that these leaders might misuse their authority and the constitution usually provides safeguard against this। हमेशा यही पॉसिबिलिटी होती है कि जो हम लीडर इलेक्ट करते हैं वो अपनी पावर को गलत ढंग से यूज़ ना करें, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसके अगेंस्ट हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है। This misuse of authority can result in gross injustice as demonstrated in the classroom situation below। अगर वो अथॉरिटी को गलत ढंग से मिसयूज़ करते हैं तो क्या होगा, तो हम लोगों के साथ क्या होगा, इनजस्टिस होगा। हमने तो उन पे ट्रस्ट करके उनको रिप्रेजेंटेटिव बनाया, लेकिन वो अगर अपनी पावर को गलत ढंग से यूज़ करेंगे तो हमारे साथ इनजस्टिस होएगा। ऐसे यहाँ एक एग्जांपल से समझा रखा है क्लास के। जो सुरेश है वो क्लास का मॉनिटर है, वो मतलब मॉनिटर है। ही इज़ इन बुली, हिज क्लासमेट आर नॉट हु फाउंड ऑफ हिम। वो मतलब बेमतलब कि दूसरों को हार्म करता रहता है, जो उसके क्लासमेट हैं वो उसको पसंद नहीं करते। और मिसिज़ राव द क्लास टीचर, जो उनकी क्लास टीचर है मिसिज़ राव,
उसको बाहर कोई काम पड़ गया तो उन्होंने मॉनिटर को माइंड करने के लिए बोला क्लास को, तो मॉनिटर ने अपनी पावर का गलत यूज़ किया, मतलब अनिल को पनिश करवा दिया मैम से, लेकिन अनिल बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोल रहा था। ये स्टोरी है बेटा, इसको आप ध्यान से पढ़ना कि, और यहाँ ये बता रखा है कि कैसे मॉनिटर सुरेश ने अपनी पावर का गलत यूज़ किया। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन ले डाउन द रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी और बाय अवर पॉलिटिकल लीडर। हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा ही रूल ले डाउन करता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये रूल्स भी बताता है कि जिन्होंने अथॉरिटी का मिसयूज़ किया है उनको भी कैसे सज़ा मिलेगी, कैसे पनिशमेंट मिलेगी। In case of Indian Constitution, about which you will read more later in this chapter, many of these laws are contained in the section of fundamental rights. इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम डिटेल में इसी चैप्टर में ही पढ़ेंगे, और इसी चैप्टर में ही आपको पता चलेगा कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन एक ह्यूमन बीइंग के फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लेन करता है। डू यू रिकॉल द चैप्टर ऑन द दलित राइटर? आपको दलित राइटर के बारे में पता होगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक्सपीरियंस इन स्कूल फ्रॉम योर क्लास 7 बुक, 7th क्लास की बुक में एक चैप्टर है, सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है, इक्वालिटी के नाम से वो चैप्टर है। उसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्टोरी है। जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है वो दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उनके स्कूल में ही बहुत ज़्यादा उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। वो इस स्टोरी में हमें पता चला था जब हमने 7th क्लास में पढ़ा था। यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट टू इक्वालिटी ऑल पर्सन्स एंड से नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस द बर्थ। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बता रखा है कि सभी पर्सन इक्वल है, सभी को इक्वालिटी का राइट है, किसी भी पर्सन के साथ हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते उसके रिलीजन के बेस पे, उसके रेस के बेस पे, उसके कास्ट के बेस पे, उसके जेंडर के बेस पे या रीजन के बेस पे हम किसी भी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। द राइट टू इक्वालिटी इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट ऑफ इक्वालिटी एक फंडामेंटल राइट दिया है सभी लोगों को। सभी लोग इक्वल है, चाहे वो किसी रिलीजन, लैंग्वेज या किसी भी कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं। सो स्टूडेंट, आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। You will read it very carefully and we will continue our chapter reading in our next video.